बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं जी कंट्रोवर्शियल मदरसा बिल के हवाले से। कि आप देख रहे हैं कि भाई पिछले 3-4 हफ्ते से जो है वो हुकूमत और फजलुर रहमान साहब जो है वो आमने सामने हैं इस बिल को लेके। कि हुकूमत ये कह रही है कि भाई इस बिल के अंदर कुछ चेंजेस जो है वो चाहिए, क्योंकि सदर साहब जो है आसिफ जरदारी साहब इसे पास नहीं कर रहे। जबकि वहीं पे फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपने बिल को पास न किया, ठीक है, और उसको जो है वो ऑफिशियल गजट के अंदर शामिल न किया, एक्ट ना बनाया, तो एक्चुअली में हम क्या करेंगे, हम स्ट्रीट पावर शो करेंगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई चीजें जो है सेटल डाउन हो गई हैं और ये बिल जो है इसे ये पास हो जाएगा या गजट का हिस्सा बन जाएगा। के पास तो हो चुका है, गजट का हिस्सा जो है बन जाएगा। तो अब बेसिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल क्यों है। ये जो बिल पास हुआ, ठीक है, ये 26वीं तरमीम के साथ पास हुआ था अक्टूबर के अंदर। और अब इसके अंदर हुकूमत जो है या जो सदर साहब ने जो ऑब्जेक्शंस उठाए थे कि भाई इसे हम पास नहीं करते, क्यों उन्होंने ऑब्जेक्शंस उठाए, हुकूमत क्या चाहती है, और फजलुर रहमान साहब जो हैं या मदारिस जो फाकुल मदारिस है वो क्या चाहता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे जो बिल है, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई जो तकरीबन 1 महीना हो चुका है इस बिल को लेके कि भाई कंट्रोवर्सी है, और अभी तक इस बिल को जो 26वीं आईनी तरमीम के साथ अक्टूबर में पास हुई थी, यानी अक्टूबर में आपको अगर याद हो तो जब 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो है वो जब सपोर्ट चाहिए थी हुकूमत को, तो उस टाइम पे JUIF जो है इन्होंने इस शर्त पे सपोर्ट की थी कि भाई आप ये बिल हमारा पास करेंगे। ठीक है, मदरसा की जो तरमीम का एक सिलसिला था जो 2019 में इमरान खान गवर्नमेंट ने पास किया था मदरसा एक्ट, उसको जो है चेंज करने का कहा गया और पुराने तरीके पे ले जाने की बातचीत की गई थी। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को क्योंकि इनकी सपोर्ट चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया जी, इस 26वीं तरमीम के साथ इसको पास कर दिया। लेकिन जहां पे बाकी सारे एक्ट बन गए, वहां पे सदर साहब ने इसे पास करने से इनकार कर दिया, मदरसा बिल को। यानी अपना जब काम हो गया तो उन्होंने पास करने से इनकार कर दिया। इसके ऊपर जो जमात उलमा इस्लाम है, ठीक है जी, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी, उन्होंने काफी शोर शराबा स्टार्ट कर दिया कि भाई हम इसके ऊपर स्ट्रीट पावर दिखाएंगे और ये बहुत गलत है। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो मामला खराब हो गए और अब जो है वो हम ये कह रहे हैं कि ये सेटल डाउन की तरफ जा रहे हैं। अब बेसिकली इसको जरदारी साहब जो हैं, अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट जो है आसिफ जरदारी, उन्होंने कहा कि टेक्निकल ऑब्जेक्शंस इसके अंदर उन्होंने उठाई हैं। ठीक है जी, अब टेक्निकल ऑब्जेक्शंस क्या उठाई हैं अगर हम उसकी बात करें कि बिल को क्यों पास नहीं कर रहे, हालांकि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने इसे ऑलरेडी पास कर दिया और सदर सिर्फ 10 दिन तक जो है वो अपने पास बिल को रख सकता है बगैर सिग्नेचर के। उसके बाद अगर वो पास करेगा तो ठीक, नहीं तो फिर उसने वापस भेजना है पार्लियामेंट को कि भाई आप दोबारा से इसे पास करें। ठीक है, लेकिन अगर ज्वाइंट हाउस से हुई भी है तो जाहिर बात है फिर वो बिल बन जाएगा, एक्ट पास हो जाएगा। लेकिन जब तक सदर के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब अगर हम ये देखते हैं कि भाई सदर ने सिग्नेचर क्यों नहीं किए, तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं मदरसा का, कि ये एक्चुअली में बिल क्या था और उससे पहले क्या मामला चलते रहे। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो मदारिस हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है। देखिए, हमारे पास 2 तरह के एजुकेशन सिस्टम है। एक हमारे पास हमारा कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, जो निजाम तालीम हम जिसको कह रहे हैं, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर हैंडल हो रहा है। ठीक है, दूसरा हम ये देखते हैं कि मदारिस का जो निजाम है, जो दीनी तालीम का एक सिलसिला है हिंदुस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर पहले से मौजूद था, तो वो एक अलग जो है वो डायमेंशन है। तो 2 अलग स्ट्रीम्स हमारे यहाँ चल रही है, वो हम ये कहते हैं 3 स्ट्रीम्स हैं। एक इंग्लिश मीडियम है, एक गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, और एक जो है मदारिस है हम देख रहे हैं। लेकिन ये दोनों चाहे गवर्नमेंट हो या जो है वो दूसरा हो, हमारे पास इंग्लिश एजुकेशन हो है, तो ये एजुकेशन की मिनिस्ट्री के अंडर। लेकिन जो मदारिस हैं ये जो है ये अपना ऑपरेट डिफरेंटली हो रहे थे, और 2019 के अंदर इन्हें क्या किया गया था, इन्हें भी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर किया गया था। अब हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं मदरसास को, तो बेसिकली मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। तो कॉलोनियल जो एरा था उसमें सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत जो है वो इसको रखा जाता था। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि सोसाइटीज का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट था 1860 का, जिसके तहत जो लोकल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, लोकल लेवल के ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी थी वो इन चीजों को हैंडल करती थी। कमिश्नर के लेवल के ऊपर वो इन चीजों को रजिस्टर किया करते थे। ठीक है, तो अभी तक पाकिस्तान में यानी 2019 से पहले पाकिस्तान में 1860 का मदरसा रजिस्ट्रेशन सिस्टम चलता था। आपको यह पता होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, अब उसके बाद अब ये जो तरीकाकार था 1860 का, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम था।
सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि सारी पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास है, और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि निचले लेवल के ऊपर जो है वो लोकल लेवल के ऊपर खुद ही चीजें ऑपरेट हो रही हैं और लोकल अथॉरिटीज जो हैं वो उन्हें हैंडल कर रही हैं। तो ये जो मदरसा सिस्टम था ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम था और इनका अपना कैरिकुलम था हर मदरसे का। जाहिर बात है हिफ्ज है जो उनका बाकी जो मामलात है सारे के सारे वो अलग अलग थे, और कोई स्क्रूटनी जो है उसका कोई तरीकाकार नहीं था कि भाई किस लेवल के ऊपर इनका चेक किया जाए, क्या वो जिहादी चीजें पढ़ा रहे हैं, क्या वो आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन है वो पढ़ा रहे हैं, साइंस इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वो खुद यानी तय किया करते थे, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस की बॉडी नहीं थी। सबसे पहले आपको ये पता हो। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपने देखा कि 9/11 के बाद से चीजें खास करके मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई, और पाकिस्तान के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मदरसा का जो है हम देखते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई जब हमारा जिहाद हुआ 1979 का, ठीक है जी, अफगान जिहाद जिसे हम कहते हैं, तो उसमें जो मदारिस हैं उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसा ही है। और ये जो हम ये कहते हैं कि सोवियत यूनियन यहां से वापस गया तो उसमें किस किस का रोल है जी, हम ये कहते हैं कि भाई उसके अंदर सऊदी अरब जो है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इसने अपना रोल प्ले किया, यानी हमें जिहाद का स्लोगन देके। दूसरे नंबर पे हम ये कहते हैं यूएस ने अपना रोल प्ले किया, क्या करके जी, हमें फंडिंग देके, क्योंकि उसकी जरूरत थी, उसकी प्रॉक्सी वॉर थी कोल्ड वॉर के एरा में, इसलिए उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। फिर हम ये कहते हैं यहां पे पाकिस्तान ने अपना जो है वो अपनी जमीन दी, ट्रेनिंग दी, अपने लोग दिए। तो वो लोग कौन थे? वो बेसिकली मदारिस के लोग थे, और मदारिस के अंदर या हमारे कैरिकुलम के अंदर चेंज लाया गया, और ये मदारिस के जो लोग थे, खास करके जो फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, इससे रिलेटेड जो मदारिस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इनके तालिबान जो है वहां पे मौजूद है गवर्नमेंट के अंदर, आप ये कह सकते हैं इनका बहुत ज्यादा असर रसूख मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर इनके तालिबान पे। तो अब बेसिकली यहां पे हम ये देखते हैं कि 1979 में हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने इन्हीं तालिबान को या ये मदरसा के जो स्टूडेंट्स थे इनको ट्रेन करके वहां पे भेजा। तो अब जब वॉर एंड टेरर हुई 9/11 के बाद, यानी ये उससे पहले का फेज है जब तालिबान बन गए, उन्हीं तालिबान ने या अलकायदा ने जब अटैक कर दिया अमेरिका के ऊपर तो उसको प्रॉब्लम हो गया। पहले वो खुद फंडिंग करता रहा, फिर जब उसी के दुम पे पांव आया तो उसके लिए मुश्किल हो गई। तो उसने क्या किया जी, मुशर्रफ साहब को यहां पे प्रेशराइज किया कि भाई आप ये जो मदारिस हैं या जो दहशतगर्दी है उसको रोके क्रॉस बॉर्डर, क्योंकि अभी जैसे हम इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई जो सेफ हेवंस हैं वो अफगानिस्तान के अंदर हैं, इसलिए हम अफगानिस्तान में अब स्ट्राइक कर चुके हैं, जाके भी आपने देखा जिसपे काफी शोर बना हुआ है। तो वैसे ही वो पाकिस्तान पे इस चीज का इल्जाम लगाते थे। तो मुशर्रफ साहब का टाइम एक मुश्किल टाइम था जो मदारिस हैं उनके लिए, ठीक है। और मदारिस की रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ, क्योंकि बहुत प्रॉपर नहीं था, लेकिन उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस या उनकी स्क्रूटनी का जो एक सिलसिला था वो मुशर्रफ एरा के अंदर जो है स्टार्ट हुआ, और काफी टफ टाइम मदारिस ने ये देखा, ठीक है। तो एक सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद हमने देखा कि 2014 के अंदर जो एक इंसिडेंट हुआ पेशावर स्कूल का, एपीएस स्कूल का, आपने देखा अभी हमने उसकी जो है यूनिवर्सिटी बनाई है। तो उस एपीएस के बाद हमने यहां पे जो है वो क्या किया जी, एक सिलसिला बनाया नेशनल एक्शन प्लान का। इसी नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ये कहा गया कि जो मदारिस हैं इनको भी रेगुलरेट किया जाएगा, लेकिन क्योंकि इनकी पावर काफी ज्यादा थी, या खास करके आप ये कह लें जेयूआईएफ की बात कर लें, वो पॉलिटिक्स के अंदर उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसलिए उन्होंने इसको रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर नहीं आने दिया। हम ये देख रहे हैं, लेकिन एक प्रेशर मुसलसल मौजूद था। फिर हम ये देखते हैं कि ये प्रेशर कब आगे बढ़ा कि जब आपने देखा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर एक अरसे से मौजूद था, और इसके लिए यानी एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है, ठीक है जी। अब ये जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट थी जिसके अंदर जो G7 कंट्रीज ने 1989 के अंदर इसकी बुनियाद रखी थी कि भाई हम जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको यहां पे टारगेट उन्होंने किया, हम चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि कौन से ममालिक जो हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको फाइनेंस करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी आपको पता है ग्रे लिस्ट में रखा, और ये कहा जाता रहा कि शायद हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे, तो उससे निकलना हमारे लिए जरूरी था क्योंकि उनकी एफएटीएफ की शराइत माननी जरूरी थी। तो उन्होंने मजीद हमारे ऊपर जो है वो हमारा सिलसिला टाइट कर दिया और मुश्किल हालात हमारे आगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मदारिस को जो है वो सिस्टम में लेके आए। तो ऐसे में जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी, तो उन्होंने 2019 में क्या किया जी, मदारिस को भी रजिस्ट्रेशन के अंदर लेके आ गए और एक अथॉरिटी बना दी DGRE की, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ जनरल रिलीजियस एजुकेशन का एक सिलसिला बना दिया, जिसको जो है वो एक 2 स्टार जनरल साहब के एंटर कर दिया, ठीक है, रिटायर्ड जनरल, 2 स्टार रिटायर्ड जनरल जो है इसको देखते हैं।
तो बेसिकली ये जो 2019 में मदारिस को एक थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की बात की गई या कहा गया सिंगल कैरिकुलम के ऊपर जाएंगे जी, मदारिस में आप जो मर्जी पढ़ाएं लेकिन आपको साथ में इंग्लिश पढ़ानी होगी, साथ में आपको जो है वो साइंस की एजुकेशन देनी होगी ताकि वो भी मॉडर्न हो सके। तो ये प्रेशर था FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, जो पाकिस्तान पे काफी ज्यादा रहा। ठीक है, तो उस टाइम पे 2019 में इनको जो है वो चेंज करके जो सोसाइटीज एक्ट था 1886 का उसको चेंज कर दिया और 2019 के तहत इनको जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर कर दिया गया। ठीक है जी, अब ये एक सिलसिला किया गया और एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर ही इन्होंने क्या किया जी, डायरेक्टरेट ऑफ जर्नल रिलीजियस एजुकेशन बना दिया, जिसको जो है वो एक रिटायर्ड आर्मी जनरल जो है वो देखते हैं। इसका मतलब ये था कि शायद आप ये कह सकते हैं कि भाई जो मिलिट्री है, जाहिर बात है उनके ऊपर प्रेशर था, तो वो कंट्रोल चाहती थी पूरे मदारिस का कि पूरे मदारिस उनके अंडर रहे, क्योंकि उन्हीं का बंदा जब ऊपर बैठा होगा तो हर चीज सेकंड बैलेंस रहेगी। अब जब ये बनाया गया, DGRC बनाया गया, तो इसमें 2023 तक जो है वो 18,000 मदारिस रजिस्टर हुए। ठीक है जी, यानी जो मदारिस मौजूद थे पाकिस्तान के अंदर उनमें से 18,000 इसके अंदर रजिस्टर्ड हो गए। और लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो JUIF के मदारिस हैं, ठीक है, इन्होंने जो है रजिस्टर होने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई हम तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इसको तो अंग्रेज कंट्रोल करते हैं और ये गवर्नमेंट भी जो है वो लेजिटिमेट नहीं है, जो PTI गवर्नमेंट थी, तो हम जो है वो इसको हरगिज नहीं मानेंगे, हम आजाद रहेंगे और हमारा अपना सिलसिला रहेगा, हम इस एक्ट को नहीं मानते। तो उन्होंने अपने मदारिस को रजिस्टर नहीं करवाया, अभी तक नहीं करवाया था, क्योंकि उन्हें पता था गवर्नमेंट चली जाएगी आज नहीं तो कल, हमें क्या जरूरत है अपने रजिस्टर करवाने की। लेकिन बहुत सारे 18,000 के करीब मदारिस ऑलरेडी रजिस्टर हुए भी। अब जब दोबारा से जब ये गवर्नमेंट बनी और ये जब 26वीं तरमीम का सिलसिला आया, तो फिर जो है JUIF के पास एक चांस था, तो उन्होंने 26वीं तरमीम के तहत जो है वो अपनी एक ये आईनी तरमीम डाल दी कि भाई 2019 के नतीजे के तौर पर जो हमें एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर किया गया है, और अब गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही थी कि इसको इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंडर किया जाए। ठीक है, तो उनका ना हम इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर जाएंगे, ना हम एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर जाएंगे, बल्कि आप हमें दोबारा से सोसाइटीज एक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर करें, और जो लोकल ऑटोनॉमी है हमें एक तो ऑटोनॉमी दें, तो जो लोकल DCs हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो हमें रजिस्टर करेंगे। एक दूसरा उन्होंने ये कहा कि एक ही हम नाम रखेंगे, कोई एक ही, जैसे मदारिस होते हैं ना, एक ही मदरसा होगा और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो उनका बहुत सारी ब्रांचेस उसी सिंगल रजिस्ट्रेशन के तहत मल्टीपल सिटीज के अंदर या मल्टीपल जो प्रोविंसेस के अंदर काम कर सकेंगी। ये भी इनकी डिमांड थी JUIF की कि नाम एक ही मदरसे का होगा, लेकिन उसकी ब्रांचेस जैसे स्कूल की ब्रांचेस होती हैं, पंजाब कॉलेज हो गए, बहुत सारे खैर हैं। ठीक है, तो क्या है कि वो अलग अलग सिटीज के अंदर ऑपरेट करेंगे, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन सिंगल होगी, और वो रजिस्ट्रेशन भी डिसेंट्रलाइज्ड होगी और डिप्टी कमिश्नर्स लोकल लेवल के ऊपर करेंगे जैसे पहले टाइम पे था। तो ये जो है JUIF चाह रही थी, और वो 2019 के तरमीम का हिस्सा नहीं बनी थी। तो ये सारे का सारा इशू चल रहा था। इसीलिए जब ये एक्ट पास किया गया 26वीं तरमीम का, तो उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम सोसाइटीज एक्ट के तहत करेंगे, यानी पुराने तरीकेकार के ऊपर मदारिस ऑपरेट करेंगे, लोकल लेवल के ऊपर ऑपरेट होंगे, और ठीक है, यानी जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा उनके ऊपर, कोई स्क्रूटी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इन्होंने ये बिल कर दिया पास। अब बात को जरा समझिएगा, अब जब बिल पास हो गया तो गवर्नमेंट ने फिर ऑब्जेक्शंस कहां पे उठाई, यानी गवर्नमेंट ने तो नहीं, सदर साहब ने कहां पे ऑब्जेक्शन उठाई है। उन्होंने कहा भाई अगर हमने इसे पास कर दिया तो ये जो प्रेशर है हमारे ऊपर FATF का, ठीक है जी, ये FATF का प्रेशर फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इनको मदारिस को रेगुलेट करना है, और इनकी जो इनकम है, इनकी इनकम कहां से आती है, पैसे कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, फंडिंग कहां पे है, इनकी ऑडिटिंग, एक पूरा सिलसिला जो है चेक एंड बैलेंस का हमने वो रखना है। हम वो नहीं रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जाहिर बात है उन्हें पीछे पुश करने वाली एस्टेब्लिशमेंट ही थी जो ये चाहती थी कि भाई मदारिस जो है कंट्रोल में रहे, ताकि दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जा सके, या फिर ये पूरा एक कैरिकुलम जो डिजाइन हुआ है इसको अपनी मर्जी से चेंज किया जा सके। तो इसलिए सदर साहब ने जो है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए। ठीक है, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री अब या जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री आता तारड़ साहब, वो कहते हैं भाई कुछ भी नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, हम इसको कर लेंगे। जाहिर बात है इस टाइम पे उन्हें जरूरत है JUIF की। तो ये हम देख रहे हैं यहां पे। अब मिलिट्री का रोल यहां पे है, तो जो JUIF है वो इस बात के ऊपर ज्यादा शोर कर रही है कि भाई क्योंकि मिलिट्री जो है ये एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी, तो एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो मदारिस को कंट्रोल करे। ठीक है, तो हम मदारिस को किसी के अंडर नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर ये किसी के अंडर आ गए तो जाहिर बात है फिर उनके अकॉर्डिंगली कि फिर ये जो है वो न्यूट्रल रह के अपनी एजुकेशन का काम नहीं कर सकते। शायद ये उनकी मर्जी से चले, हर चीज चेक एंड बैलेंस हो, पैसे कहां से आते हैं, अतियात, चंदे, या जो भी मामला होते हैं मदारस के, बहुत सारे मामला चलते हैं, तो वो सारे जो है वो चेक एंड बैलेंस के अंदर आएंगे, तो शायद हम बेहतर तरीके से काम न कर सके। ठीक है, वो कहते हैं भाई हम तो दुनियादारी वाली एजुकेशन भी देते हैं, नहीं साइंस और इंग्लिश भी देते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से देंगे। तो
उन्होंने यानी इनकार कर दिया अपने आप को जो है वो एक सिस्टम के अंदर लाने से, और इसलिए अब जो है हुकूमत जो है इस टाइम पे जाहिर बात है उनकी बात को मान रही है। उसका रीजन ये है कि हुकूमत के ऊपर ऑलरेडी अपोजिशन का, पीटीआई का बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो इसलिए वो ये नहीं चाहती कि जेयूएफ के साथ भी ताल्लुकात को खराब किया जाए। इस टाइम पर उन्हें जरूरत है, तो इसलिए वो आप ये कह सकते हैं कि शायद ब्लैकमेल हो गए, या शायद जो है वो ये चाह रहे हैं कि भाई इनको ठीक है इस टाइम पे छोड़ दिया जाए। अब लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली इसके इंप्लीकेशंस हो सकते हैं कि अगर हम सिस्टम को जो है वो चेक एंड बैलेंस के अंदर नहीं लाते, या मदारिस को चेक एंड बैलेंस में नहीं लाते, इन्हें मॉडर्न नहीं करते, तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी पाकिस्तान के लिए आने वाले टाइम के अंदर। तो हम हमेशा जैसे शॉर्ट टर्म जो है वो चीजों के ऊपर जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की तरफ ही हम गए हैं, और सस्टेनेबल सॉल्यूशन हम फिलहाल उसकी तरफ नहीं गए। सस्टेनेबल यही था कि उनकी बातें भी मानते हैं, लेकिन जाहिर बात है चेक एंड बैलेंस जरूरी था जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर मौजूद होता है। तो ये मामला जो है मदारिस के चल रहे हैं फिलहाल, और अब ये कहा जा रहा है कि इस बात को मान लिया गया है और वो गजट के अंदर शामिल कर देंगे कि हाँ भाई ये बिल भी पास हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।